नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग टेस्ट सीरीज में आर ओ का पहला टेस्ट सीरीज देखने जा रहे हैं जो संस्कृति आईएएस का है। तो आर ओ और पीसीएस के एग्ज़ाम में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो पिछले जो प्रश्न पत्र आया था उसी पैटर्न पर आधारित ये संस्कृति आईएएस का टेस्ट है। चलिए इसको लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसका कि नृत्य और राज्य को दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन कौन सुमेलित कर रहा है, कौन किससे सुमेलित कर रहा है। तो मोहिनी अट्टम, कुचिपुड़ी, सतरिया और कथक दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है जो बताइए मोहिनी अट्टम कहाँ का है। मोहिनी अट्टम केरल का है, तो ए का पहला हो गया। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है बताइए। कथक, अगर आपको कुचिपुड़ी नहीं आता तो कथक देखिए, कथक उत्तर प्रदेश का है। डी का दूसरा हो गया, तो देखिए डी का दूसरा किस में है। तो 3 में डी का दूसरा है, तो डी वाला अपने आप से ख़त्म हो गया, डी वाला ऑप्शन ये गलत हो गया। सतरिया कहाँ का है, सतरिया असम का है, तो सी का चौथा। तो सी का चौथा किस में है, तो पहले वाले में है, तो इसका आंसर ए हो गया। तो ए आंसर होगा पहले का। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में देवा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। देवा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो देवा मेला कहाँ किया जाता है बताइए। बाराबंकी में किया जाता है, बी आंसर सही होगा इसका, बाराबंकी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। देवा मेला बाराबंकी में अयोध्या के राम मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है। यह मंदिर सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो बताइए कौन सा सही है। तो इसका दोनों सही है, नागर शैली में बना है, तो इसका आंसर बी होगा तीसरा। नागर शैली में बना है। नागर शैली उत्तर भारत की मंदिर कला का एक प्रकार है। दक्षिण में जो मंदिर बनते हैं वो दक्षिण में द्रविड़ शैली में बनते हैं, और जो मध्य भारत के में जो मंदिर बनते हैं वो बेसा शैली में बनते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो कलमकारी, कोहबर, फड़ और वर्ली, इसको मिलान कराना है कि कौन किस से मैच कर रहा है। ठीक है, तो कलमकारी कहाँ की है इसके बारे में बताइए। ये पेंटिंग के बारे में पूछ रहा है, तो कुछ नहीं आता, वर्ली आता है हमारा। वर्ली जगह भी है महाराष्ट्र में, तो इससे भी आप मैच करा सकते हैं कि डी का पहला हो जाएगा, डी का पहला। कलमकारी, कोबर और फड़ है, तो कोबर जो है वो झारखंड का है, तो बी का हो गया दूसरा। और कलमकारी जो है आंध्र प्रदेश का है। कलमकारी कपड़ों पे भी डिजाइन की जाती है, तो ए का चौथा हो गया। और फड़ जो राजस्थान बचा ही राजस्थान, तो सी का तीसरा। तो ए का 4, 2, 3, 1 मिला लेते हैं, नीचे देखते हैं। तो ए का 4, 2, 3, 1, तो बी आंसर सही होगा इसका, तीसरे का बी सही होगा। कजरी लोकगीत के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करना है। यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में गाया जाने वाला एक लोकगीत है। बचाव क्वेश्चन देखिए। इसमें भाद्र के द्वितीय पक्ष में तीसरे दिन महिलाएं एक अर्धगोलाकार में नृत्य करते हुए पूरी रात गाती हैं। तो कौन सा सही है इसका बताइए। तो आपको पता होगा कि ये मध्य प्रदेश का नहीं है, उत्तर प्रदेश का नृत्य है कजरी, जो खास करके मिर्ज़ापुर वाले क्षेत्र में है, पूर्वी भारत में, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास। तो ठीक है, तो पहला गलत हो गया, मध्य प्रदेश नहीं है, तो केवल 2 सही, डी वाला इसका सही है। इसमें भाद्र के द्वितीय पक्ष में महिलाएं एक अर्धगोलाकार नृत्य में रात में गाती हैं, तो ठीक है ये। चलिए अगला क्वेश्चन। राज्य ललित कला अकादमी
उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो इसकी स्थापना 1962 को स्वायत्तशासी संस्था के रूप में की गई थी। यह वाराणसी में स्थित है। तो बताइए कौन सा सही है इसका। तो पहला तो सही है इसका, 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। तो कहाँ पे है ये? पहले वाराणसी में कहाँ पे है बताइए। यह केवल एक से दूसरा गलत है। पहला इसका सही है, सॉरी, पहला इसका सही है, दूसरा गलत है। ये लखनऊ में स्थित है। याद रखिएगा कि राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के केसर बाग में स्थित है। केसर बाग में स्थित है लखनऊ। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। मजुली मुखौटा की परंपरा किससे संबंधित है? बताइए, मजली मुखौटा किससे संबंधित है? तो नौ वैष्णव धर्म से संबंधित है। याद रखिएगा, इसको पूछता है। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन पोलो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इसको कराया गया था, हैदराबाद रियासत को भारतीय गणराज्य के साथ एकीकृत करने में। जब एक आप प्रधानमंत्री सीरियल है, एक यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, उसको बढ़िया से इसमें बताया गया है कि कब क्या हुआ था। तो ये हैदराबाद को भारतीय राज्य में मिलाने के लिए इसमें ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। तो इसका आंसर डी होगा। प्रधानमंत्री में बढ़िया से दिखाया है। सीरीज का नाम है प्रधानमंत्री। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्व राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो बताइए कौन संबंधित नहीं है। तो नागालैंड का हार्नबिल पर्व, ये तो सभी जानते हैं, सही है। मणिपुर का सगाई पर्व, ये भी ठीक है। कर्नाटक का राजहंस पर्व सही नहीं है। और लद्दाख का हेमिस पर्व, हेमिस नेशनल पार्क भी वहाँ पे, तो वहीं पे पर्व मनाया जाता है, तो ये ठीक है। तो इसका कर्नाटक गलत है, सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में माखाबूचा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो माखाबूचा का समारोह का आयोजन थाईलैंड में किया गया था। ये सही है इसका। मिलिंद पनहो पाली भाषा का एक प्रमुख ग्रंथ है। इसमें ईरानी शासकों के विषय में सूचनाओं का उल्लेख किया गया है। बताइए कौन सा सही है। बताइए कौन सा सही है। तो इसका पहला सही है। ये पाली भाषा का ग्रंथ है और ये ईरानी नहीं, इंडो ग्रीक या हिंद अवन कहते हैं इसको, हिंद यवन राजा मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में वार्तालाप हुआ था, उसके बारे में जानकारी देता है ये। तो इसका आंसर ए होगा। ये सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। यदि एक निश्चित कूट भाषा में रेन का कूट इतना है और सैन का कूट इतना है, तो ये इसमें मिक्स दिया हुआ है, इसमें ऐसे ही आता है आरओ का पेपर। तो इसमें क्या करना है, रीजनिंग है। तो चल इसको आप लगाइएगा। इसका आंसर बता देता हूँ मैं, सी इसका आंसर होगा। सॉल्व करने में काफ़ी समय जाएगा इसमें, तो सी इसका सही आंसर है। सी सेट का अलग से आरओ का किस दिन क्लास ले ली जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। मौर्योत्तर कालीन मूर्ति कला के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो मौर्यों के बाद जो जितनी सल्तनत आई थी, जितने भी राजा आए, तो उन्होंने कैसा मूर्ति कला में क्या क्या योगदान दिया, उसके बारे में बताना है। तो मथुरा शैली की मूर्तियों में बौद्धिकता और शारीरिक सौंदर्य की प्रधानता है। बोधिसत्व मूर्तियों में सबसे अधिक मैत्रेय की है। तो कौन सा सही है दोनों में? तो पहला गलत है इसका, दूसरा से सही है, डी सही है केवल। इसका डी सही है, क्योंकि मथुरा शैली की मूर्तियों में बौद्धिकता और शारीरिक सौंदर्य नहीं है। शारीरिक सौंदर्य सबसे अच्छा
जो है वो गांधार शैली में आता है। गांधार शैली होना चाहिए था, पहले का ऑप्शन इसमें गांधार शैली होना चाहिए था। तो इसका आंसर होगा डी, केवल 2 इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। गुप्तोत्तर काल में ऐसे ग्राम जिसमें पूरे गांव की भूमि ब्राह्मण वर्ग को दान दे दी जाती थी कहलाती थी, क्या कहलाती थी? इसके बारे में सभी लोग जानते होंगे। इसको ब्रह्मदेव कहते थे। तो बी सही इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक के शासन में शाही सिक्के पर एक ओर कलमा खुदा रहता था तथा दूसरी ओर हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति होती थी? तो बताइए इसको, ये अच्छा क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो कोई नहीं, मोहम्मद गोरी था। तो डी इसका सही आंसर होगा। मोहम्मद गोरी के शासनकाल में इस तरह की बात हुई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध स्वामीनाथ मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है और यह अबू धाबी में स्थित खाड़ी देशों में पहला हिंदू मंदिर है। तो इसका दोनों क्वेश्चन दोनों सही है, तो बी आंसर होगा इसका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर घूमने गए थे, तो ये सही आंसर है। अगला, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो बताया गया कि बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? तो तारीख़ी फिरोज शाही, खजाइन उल फुतूह रहेला नहीं है, रेहला है, फुतूह उल सलातीन के। अब पूछा है कि किससे मिलती है, तो इसमें सभी से मिलती है। तो इसका आंसर ए होगा, सभी से मिलती है। तो ए ऑप्शन सही है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में विचार कीजिए। यूपी पीसीएस आरओ में एक क्वेश्चन फिक्स है विजयनगर साम्राज्य से, तो कोई भी हो सकता है वो, तो देख लीजिएगा उसके बारे में। अभी जो क्वेश्चन इस पर ध्यान देते हैं। तो साम्राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन था। तो कौन सा सही है? तो इसका केवल एक सही है। समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, केवल एक सही है। महिलाएं बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेती थी, हर क्षेत्र में भाग लेती थी। कुश्ती में, राजाओं के बॉडीगार्ड बनने में और ज्योतिष में, हर तरह से निपुण थी महिलाएं इसकी। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, इसका क्वेश्चन केवल एक होगा कि साम्राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित थी। ये ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित किया था, भूमि की वास्तविक आय पर उसने राजस्व निर्धारित किया था, वो कौन है? तो मिडल भारत का एक महान शासक कह सकते हैं, दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी। तो ये सही है इसका। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जब पढ़ेंगे तो ये सब डिटेल में आपको पता चलेगा। एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अकबर के बारे में, जो महान राजा हुए हैं, समुद्रगुप्त हुए, अशोक हुए, इन सबों के बारे में घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से क्वेश्चन एक पूछता है, तो उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बन जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। जिहाद की घोषणा, तमगा नामक कर की समाप्ति, गाजी की उपाधि। ये कौन सा राजा किस युद्ध के उपरांत इसको ये इतना सारा चीज़ किया था, तो इसके बारे में बताना है। तो ये इसका सी होगा, खानवा के युद्ध में जो 17 मार्च 1527 को हुआ था। बाबर इसको जीता था। जीतने के बाद में बाबर ने ये सारी उपाधि ली थी और जो ये जिहाद की घोषणा की थी, तमगा नामक कर की समाप्ति कर दी थी, या गाजी की उपाधि धारण किया था। ठीक है, राणा सांगा, और ये युद्ध जो हुआ था राणा सांगा बाबर के बीच हुआ था, तो खानवा का भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो उसने 3 चीज़ किया था, तो इसका आंसर होगा सी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सती प्रथा का प्रतिबंध, वेदों का संकलन, विधवा विवाह को मान्यता देना, हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए पृथक विभाग की स्थापना। तो सती प्रथा का प्रतिबंध पूर्ण तरह से औरंगजेब ने किया था। तो ए का चौथा हो जाएगा।
वेदों का संकलन, तो बी का पहला हो जाएगा, दारा शिकोह ने किया था। तो ए का चौथा, बी का पहला, देखते हैं कौन मैच कर रहा है। ए का चौथा, बी का पहला, पहला ही मैच कर गया है इसमें। 21वें का ए सही है इसका। और देख लेते हैं, तो इसमें सी, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता किसने दिया था? अकबर ने दिया था। तो सी का हो गया दूसरा, डी का हो गया तीसरा, मतलब शाहजहां ने किया था अलग से, हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए अलग से विभाग स्थापित किया था। देखिए कितने खतरनाक राजा विभागे बना दिए अलग से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुक्रम के बारे में बताना है, तो सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर 73 होगा, 73, बी सही है। भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके काल में अस्थायी स्वशासन की शुरुआत की गई थी? तो अस्थायी स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं इसको, कौन है वो, बताइए। लॉर्ड रिपन, डी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 15 अगस्त को इतना है तो 29 अगस्त को इतने में कौन सा दिन होगा? तो ये भी सी साइड का क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर सी है, शुक्रवार होगा, सी शुक्रवार होगा। अगले दिन चलते, अगले उस पर चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए इस तरह का ROR में बहुत क्वेश्चन पूछा था पिछले एग्जाम में। तो बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। क्या ऐसा ही है? 1876 में की थी, तो ठीक है, देखते हैं अगला। इस संस्था ने सिविल सर्विस परीक्षा की आय में वृद्धि तथा लंदन में परीक्षा आयोजित करने के विरुद्ध युवाओं को आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दोनों सही है इसका, कि पहला सही है कि 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी और इसने आय में वृद्धि तथा लंदन में परीक्षा आयोजित करने के विरुद्ध युवाओं को आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये भी ठीक है, मगर सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका डी आंसर सही होगा। इसी के लिए सिर्फ नहीं बना था, और भी काम था उसका। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। नीचे दिए गए कथन और कारक वाला क्वेश्चन है। तो पिछला पैटर्न के अनुसार, जैसे पिछला क्वेश्चन पूछा था पेपर में RO के, उसी को मद्देनजर रखते हुए ऐसा क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। तो मार्च 1930 में गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ मिलकर नमक सत्याग्रह की शुरुआत की। तो ये सही है, मार्च 1930 में किया था, बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि इसी आंदोलन के दौरान बच्चों की बानर सेना और लड़कियों की मंजरी सेना का गठन किया गया था। तो पहला तो ठीक है इसका, कि 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने स्टार्ट किया था, तो पहला ठीक है। इसी आंदोलन के दौरान बच्चे ने बानर सेना, तो 78 सहयोगी में क्या सेना बन जाएगी, बानर सेना बच्चों की और लड़कियों की? तो सही तो दोनों हैं, मगर व्याख्या नहीं कर रहा है पहला दूसरे की, तो इसका सी हो जाएगा सही। सही दोनों हैं, बच्चों ने अपना सेना बनाई थी, मगर जो उसके मेन जो सहयोगी व्यक्ति थे और महिलाएं थीं, बड़े बड़े लोग थे, बड़े लोग मतलब कि उम्र दराज लोग थे, युवा थे, तो उस तरह के लोग 78 के साथ इन्होंने शुरू किया था, बाद में ये सब सेनाएं बनी थी। तो इसका सी आंसर सही होगा, याद रखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है। ये पूछ लेगा कि डायरेक्ट पूछ सकता है ये कि बानर सेना और मंजरी सेना का संबंध किस सत्याग्रह से है, तो ये है नमक सत्याग्रह से, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। इस तरह का क्वेश्चन आयोग ढूंढता रहता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। यह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध था। तो क्या सही है, बताइए। विनोबा भावे वाला पहला वाला तो ठीक है, क्या दूसरा सही है? तो दूसरा भी सही है,
कि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसमें ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहते थे, तो इस वजह से नैतिक विरोध था बस ये। ठीक, अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, राशि है और मात्रक है, तो दाब का पास्कल, तापमान का केल्विन, आयतन का न्यूटन, भार का घन मीटर। तो बताइए कौन किससे मैच कर रहा है। तो कुछ नहीं समझ में आया तो तापमान का केल्विन लगा दीजिए, तो बी का दूसरा हो गया, तो बी का दूसरा सिर्फ डी में है, तो डी सही हो जाएगा। तो अब देख लिए, तो दाब का क्या होता है सभी जानते हैं कि पास्कल होता है। आयतन का क्या होता है, सी का चौथा घन मीटर। अब भार का न्यूटन। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भार का न्यूटन याद रखिएगा भाई साहब। अगले क्वेश्चन पे, तो ये लुप्त संख्या को ढूंढना है, तो लुप्त संख्या को ढूंढते रहिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, 6 गुणा 2 + 3 करना है, तो अगली संख्या मिल जाएगी। इसी तरह से गुणा करते करते जाएंगे, 285 मिल जाएगा आपको, तो आंसर हो जाएगा इसका डी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कोलाइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो एक समांगी विलयन है, इसके कण पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। कोलाइडी विलयन का उदाहरण कभी पूछता है तो उदाहरण इसका दूध समझ लीजिए, दूध होता है, कोलाइडी विलयन है। मिल्क सबसे बढ़िया उदाहरण है इसका, दूध। ब्लड भी इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। तो ठीक है, समांगी नहीं होता है, वो विषमांगी होता है। केवल 2 सही है इसका, डी वाला। आंखों से नहीं देखा जा सकता किसमें क्या मिला है, कितना चीज़ मिली है। तो दूध में दूध का कण होते हैं, पानी भी होता है, तो वो नहीं समझ में आता है, तो इसीलिए पूछ रहा है उसको। समांगी मिश्रण है, विषमांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा समांगी मिश्रण नहीं है, बताइए। समांगी मिश्रण नहीं है मतलब विषमांगी है। तेल और जल नहीं है, क्योंकि मिक्स होते नहीं है, ऊपर दिखने लगता है तेल पानी के, तो सी सही है। जल और नमक घुल जाए तो नहीं दिखता है। कार्बन डाई सल्फाइड में सल्फर नहीं समझ में आता, तो उसी तरीके से ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की गति के तृतीय नियम से संबंधित है, बताइए। तो नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव का पीछे की तरह गति होना, न्यूटन का थर्ड लॉ है, यही न्यूटन का थर्ड लॉ है। तो पहला सही, इसका ए सही होगा, ये सही है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। एक्सप्लेन करने का समय नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उसको और देख रहे और ऑप्शन पढ़ लेते हैं। तो क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए क्षेत्ररक्षक का गेंद के साथ अपने हाथों का पीछे ले खींचना, मोटर कार तीव्र गति के साथ किसी तीक्ष्ण मोड़ पर झुकना, इसमें से कोई नहीं, तो इसका ए सही है, ए वाला सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कितना विचार करना है। तो इस अभिक्रिया में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करते हैं, तो पहला गलत हो गया, क्योंकि वो ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं, तो पहला गलत हो गया। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश से सबसे अधिक होती है, तो ये सही है, बी सही है, इसका आंसर है 33वें का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये विटामिन और होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग के बारे में पूछ रहा है, तो इसको बताइए।
आसान क्वेश्चन है, इसको बताइए। विटामिन ए किससे संबंधित है? रतौंधी से। विटामिन सी स्कर्वी से। थायमीन बताइए। बेरी बेरी। विटामिन डी रिकेट्स। तो 1 2 3 4 इसका सही है, तो बी सही है, इसका आंसर है। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछ दिया। इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो थोड़ा इसका जो नाम है वैज्ञानिक नाम दे देगा, जब केमिकल कौन सा रिलीज हो इसमें ज़्यादा होता है, ए में, बी में, सी में, उसी हिसाब से पूछ देगा। जैसे थायमीन पूछा है, इस तरीके से ए का भी नाम है, उस पर पूछेगा, तो उसको देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मस्टर्ड गैस मानव शरीर के किस अंग को अधिक प्रभावित करती है? तो फेफड़े को अधिक प्रभावित करती है, याद रखिएगा, बी सही है इसका। बी फेफड़े को अधिक प्रभावित करती है। भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज एआई सुपर कंप्यूटिंग सिस्टम कौन सा है, बताइए। सबसे तेज सुपर कंप्यूटिंग कौन सा है? छत्तीसगढ़ का बताइए। एरावत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मोबाइल फ़ोन में सूचनाओं के आदान प्रदान में सिम का अभिप्राय क्या है? तो इसको पूछ लेता है, तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल, सब्सक्राइबर इंटरनेट मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। तो इसका पहला सही है, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। मॉडल नहीं है, मॉड्यूल है, तो ये पहला सही है इसका, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चंद्रयान 3 के बारे में पूछ रहा है, क्या सही है? यह मिशन 14 जुलाई को हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष से भेजा गया था, क्या ऐसा ही है? पहला बताइए, सही है। दूसरा है JSLV मार्क 3 के माध्यम से इसको भेजा गया था, तो ठीक है। ये 14 जुलाई 2003 को, 2013 को, 2013 कह रहे हैं, 2023 को इसको भेजा गया था। और JSLV मार्क 3 से JSLV M3 से इसको भेजा गया था, ये भी ठीक है। तो ये सही है इसका, ठीक है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, बताइए। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, विवर्तन के कारण। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, तो ये सही है इसका। रसायन विज्ञान में 2023 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था किसको, बताइए। तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिया गया था, बी सही आंसर है इसका। क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। नदी के जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना आसान होता है, क्योंकि, बताइए। नदी के जल का घनत्व समुद्र के जल के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र के जल का प्रवाह नदी के जल के प्रवाह से अधिक होता है। नदी के जल का घनत्व समुद्र के जल के घनत्व से कम होता है, बताइए कौन सा सही होगा। जलधारा में वीडियो, जलधारा जब पढ़ते होंगे तो लवणता के बारे में पढ़ते होंगे, जल्दी बताइए कौन सा सही है। सी सही है। नदी के जल का घनत्व समुद्र के जल के घनत्व से कम होता है। जिसका घनत्व अधिक होता है वहाँ पे तैरने में आसानी होती है, क्योंकि वो ज़्यादा भार को बियर कर सकता है, डुबाएगा नहीं जल्दी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया आदित्य 11 मिशन के बारे में बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला है, यह सूर्य का अध्ययन करने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है। इसे सितंबर 2023 में लॉन्च किया गया था। दोनों सही है, ए और बी। इसका आंसर होगा, और सॉरी, सी सही होगा इसका। ए और 1 और 2 दोनों सही है।
सूर्य लैग्रेंजियन पॉइंट पे इसको डाला गया है, जहाँ से बैलेंसिंग पॉइंट होता है, लैग्रेंजियन पॉइंट जो होता है। तो आदित्य L1 ये लैग्रेंज पॉइंट है। चलिए इस डिटेल में नहीं जाते हैं, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अटल सुरंग में 200 वाट क्षमता के 20 बल्ब लगातार 24 घंटे तक रोशन किए जा रहे हैं, तो बिजली की खपत कितनी होगी? तो बिजली की खपत के लिए किलोवाट हावर को जूल में कन्वर्ट करके इस तरह से लगाया जाता है इसको। तो इसको देख लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहा हूँ मैं। सी है 96 यूनिट। अगले क्वेश्चन चलते हैं। मौलिक कण और खोजकर्ता के बारे में बताना है। तो हिग्स बोसान, पीटर हिग्स, पाई मेसान, एंडरसन, न्यूटन, रदरफोर्ड, इलेक्ट्रॉन, पाउली, बताइए। तो पाई मेसान वाला बस हमको लग रहा है कि है। हिग्स बोसान पीटर हिग्स नहीं किए थे। सही सुमेलित पूछा है। तो हिग्स बोसान पीटर हिग्स ने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा पी। केवल एक। पाई बोसान का खोज किया था H.U. कावा ने, और न्यूट्रॉन की खोज तो चैडविक ने किया था, और इलेक्ट्रॉन की J.J. थॉमसन ने किया था। तो केवल 20 इसका आंसर रहेगा बी। हिग्स बोसान का पीटर हिग्स ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है कैंसर उपचार में ब्लू रे और DVD प्लेयर डिस्क के आंकड़ों का संग्रहण करने के लिए, बार कोड स्कैनर के लिए। तो बताइए इसका कौन सा है? सभी के लिए यूज किया जाता है इसका। डी आंसर होगा इसका, उपरोक्त सभी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कितनी होगी? तो इस तरह का क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड अब बढ़ गया है। तो बताइए कितनी होगी? तो 1 नैनोमीटर बराबर, तो 10 की पावर 1 नैनोमीटर बराबर होता है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9। पूछा है 6 फीट, तो 1 फीट में कितना मीटर होता है? तो 1 फीट में 0.305 मीटर होता है। तो 6 फीट में कितना होगा? तो 6 गुणते 30.5 गुणते 10 की पावर 7 नैनोमीटर। तो इसका कुल मिला के आंसर आ जाएगा 183 इंटू 10 की पावर 7। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, सोनार तकनीक से, डायनोमीटर और टेक्नोमीटर से। तो इसका खोज सोनार से किया जाता है। डी सही है 47वें का। डी 47वें का डी सही है। इसमें ये करना है आपको, कुछ करना नहीं है। जैसे कि 1 नैनोमीटर, तब बता देता हूँ इसको। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की पावर -9 होता है। तो 1 फुट में 305 दशमलव वो होता है 305 मीटर होता है। अब मीटर को हम नैनोमीटर में जब बदलेंगे तो इस तरह से 2 अंक ये दशमलव को अंदर ले जाएंगे, तो 30.5 गुणते 10 की पावर -7 माइनस करें 7 हो जाएगा। ठीक है। इतना करने के बाद में जब 6 फीट के बारे में पूछा ना, 6 फीट के व्यक्ति के, तो 6 फीट में कितना हो जाएगा? 6 फीट बराबर हो जाएगा 6 गुणते 30.5 गुणते 10 की पावर 7। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 83 इंटू 10 की पावर 7 नैनोमीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी वाला, सी हो जाएगा। अगले वाला का डी हो गया सोनार, ये सी होगा। 46वां का सी, 47वां का डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पे होती है?
बताइए, जल में होती है, हीरा में होती है, कांच में होती है कि निर्वात में होती है? बताइए जल्दी। निर्वात में होती है, डी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं बताना है। तो 1 बाइट बराबर कितना होता है, 1 किलोबाइट कितना होता है, 1 गीगाबाइट कितना होता है, 1 टेराबाइट कितना होता है? बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? बताइए। तो इसका सी सुमेलित नहीं है। देखिए 1 जीबी बराबर होता है 1024 बाइट होता है वो। एमबी बाइट नहीं होता है, एमबी होता है, मेगाबाइट एमबी होता है। ये बाइट दिया है, यहाँ किलोबाइट दिया, केबी दिया है, यहाँ पे एमबी होगा। यहाँ पे 1024 एमबी होगा, सी सही है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समर्थित अत्याधुनिक टेलीमेडिसिन मोबाइल क्लिनिक आरोग्य डॉक्टर्स ऑन व्हील की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो बताइए कहाँ की गई है? कश्मीर में की गई है, सी सही है इसका आंसर। कश्मीर के उधमपुर ज़िले में की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार 100 खिलौनों कितने में बेचता है, तो उसको कितना % लाभ होगा? तो ये आसान क्वेश्चन है, तो इसको लगाएंगे आप, तो इसका आंसर 25% आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 25%। 25% सी आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। रानीखेत बीमारी का संबंध किससे है? रानीखेत जगह है, अब किसके लिए है भाई बीमारी, क्या है? तो मुर्गियों के लिए रानीखेत बीमारी मुर्गियों के लिए है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुर्गियों के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माहे मालवन और मंगरोल क्या है? क्या है भैया ये? समुद्री जहाज है भाई, बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और प्रक्रिया नियम समिति अध्यक्ष से पूछा है कि कौन मिलान सही है, कौन सही सुमेलित है? सुमेलित बताइए कौन सही है? संघ समिति जवाहरलाल नेहरू की है, बाकी संघीय समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं है, प्रांतीय संविधान समिति ये नहीं है, सरदार वल्लभ पटेल थे, और प्रक्रिया समिति ये नहीं, राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये गलत हो गया। तो केवल एक सुमेलित है, ए सही है इसका आंसर। ए सही है, केवल एक सुमेलित है, ए। क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण वाला। संसदीय व्यवस्था प्रशासनिक कुशलता से परिचालित होती है, ये सही नहीं है। संसदीय व्यवस्था में विधायिका एवं कार्यपालिका एक साथ और अविभाज्य होते हैं, तो ए असत्य है इसका, बी सत्य है। क्योंकि जो विधायिका होती है, जैसे कि कैबिनेट हमारे में जितने मिनिस्टर हैं वो कार्यपालिका के रूप में भी काम करते हैं, प्रधानमंत्री हमारे कार्यपालिका के रूप में काम करते हैं और विधि निर्माण के रूप में कार्य करते हैं, तो बी सही है इसका आंसर, डी वाला सही है, डी। एक असत्य है, आर सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन गलत हैं? अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 46वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधित किया गया है। राज्यों एवं संघ शासित राज्यों के नाम उनके क्षेत्र के विस्तार को संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत महिला तथा पुरुषों को जीवन यापन के लिए पर्याप्त साधन और समान काम के लिए समान वेतन के
अधिकार की सुरक्षा करते हैं। तो कौन सा गलत हमको बताना है, कौन सा गलत है, इसको ध्यान दीजिएगा कौन सा गलत है। तो 46वां संविधान है, 42वां संविधान संशोधन था। पिछले वाले एक वीडियो में हमने बताया था कि 42वां संविधान संशोधन था, और ये दूसरा सही है, तीसरा भी सही है। तो ये गलत है, केवल एक गलत पूछा है, तो केवल एक गलत है, बाकी 2-3 सही है। तो इनके क्वेश्चन के अनुसार ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, सही सॉरी, ये दोनों नहीं, 2-3 गलत हो जाएंगे, ऊपर वाला सही हो जाएगा। तो आंसर इसका ए होगा, ए गलत है। ठीक, गलत पूछा तो वही बता रहे हैं। निम्नलिखित में से संघ की कार्यपालिका में सम्मिलित किए जाते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, उपराष्ट्रपति। तो कौन कौन सम्मिलित होते हैं भाई साहब, बताइए। कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति भी होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और महान्यायवादी होते हैं। तो चारों लोग सम्मिलित होते हैं। तो इसका 97 का हो जाएगा डी, सभी लोग सम्मिलित होते हैं। तो डी आंसर सही होगा। अच्छा क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन पूछ देगा तो फंस जाएंगे ढेर लोग। संसद में निम्नलिखित में से कौन से विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है? राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमा नामों में परिवर्तन संबंधित, ये सही है। धन विधेयक से संबंधित, दूसरा, ये भी सही है। ऐसे विधेयक जो सही संदर्भ में धन विधेयक नहीं हो, परंतु जिसके लिए भारत की संचित निधि पर व्यय करना पड़ता है, ये भी ठीक है। व्यापार की स्वतंत्रता एवं युक्त निर्बंधन आरोपित करने वाले किसी राज्य के विधेयक पर, तो ये भी ठीक है। तो इसका डी होगा। तो नए राज्यों का गठन किस में है? 3 में है। धन विधेयक 109, 110 में, 110 में है। 109 में विशेष बातें बताई गई हैं धन विधेयक के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका आंसर डी होगा, 58 का डी होगा। अगला क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं उन्हें पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो कौन कौन से हैं भाई जो राष्ट्रपति के पद पर्यंत काम करते हैं, बताइए। तो यह नियंत्रण महालेखा परीक्षक सही हैं, न्यायवादी ये भी सही हैं, राज्यपाल ये भी सही हैं, तीनों हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना है। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, निर्वाचित और मनोनीत दोनों। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण यह राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता करता है। तो इसका दोनों सही है, आसान क्वेश्चन है। इसमें राष्ट्रपति में मनोनीत भाग नहीं लेते हैं, मगर उपराष्ट्रपति में मनोनीत भाग लेते हैं, और पदेन अध्यक्ष होते हैं ये राज्यसभा के उपराष्ट्रपति। तो दोनों सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्थगन प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। यह प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जाता है। सदन का कोई भी सदस्य प्रस्ताव पेश कर सकता है, बताइए। और इस प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम की नहीं होती है। कौन सा सही है? पहला तो ठीक है, कोई दोनों सदन पेश किया जा सकता है स्थगन प्रस्ताव। सदन में पर का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है, ये भी ठीक है। इस प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम नहीं होती, तो ये कैसा क्वेश्चन हो गया? तो ये भी ठीक है। तो इसका डी आंसर सही है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन कारण वाला फिर से आ गया। तो राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को हटा सकती है, क्या ये सही है? राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकता है, ये सही है। हटा सकता है नहीं हटा सकता है, याद रखिए।
ये नहीं हटा सकता। तो सही है। मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व तो लोकसभा के प्रति होता है। तो पहला सही है। क्यों नहीं कर सकता? तो क्योंकि बस लोकसभा के प्रति दायित्व होता है। तो सही व्याख्या, पहला दूसरा सही है और सही व्याख्या भी कर रहा था। ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विधानमंडल द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक के संबंध में राज्यपाल के पास निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प होगा? वो विधेयक को मंजूरी दे सकते हैं, वो विधेयक को अस्वीकृति कर सकते हैं, वो राष्ट्रपति के पास विधेयक को आरक्षित कर सकते हैं। तो सारा इनको है, सारी पावर है इनके पास। उपरोक्त डी सही है इसका आंसर। 64वें का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में राज्य प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किया गया है? तो राज्य प्रशासनिक अधिकरण एक्ट है 1985 का, जो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड किया गया था प्राधिकरण 323A में। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा किस राज्य में है, किस में नहीं है। देखते हैं। आंध्र प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है और केरल है। तो इसमें चारों में ट्रिब्यूनल को स्थापित किया गया है। तो डी इसका आंसर सही होगा, डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 65वां नंबर का क्वेश्चन। धन विधेयक अनुच्छेद 199 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि ये विधानसभा में ही पेश होता है। विधान परिषद इसे न तो अस्वीकार कर सकती है, न ही इसे संशोधन कर सकती है। तो ये बात सही है। विधान परिषद इस विधेयक को अधिकतम 30 दिन तक रोक सकती है। 30 दिन नहीं, 14 दिन है, 14 दिन। तो दो गलत हो गया। तो केवल मतलब पहला गलत है, तीसरा गलत है, तो बचा दो और दो सही है। तो केवल दो, बी आंसर सही होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं? तो बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवी के राव समिति और LM सिंघवी समिति। तो अब आप इसके बारे में पढ़े होंगे। तो ये सारी समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं। तो इसका डी आंसर सही होगा। सारी समितियां पंचायती राज से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन है, इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों पर होता है। दूसरा है, इनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 60 वर्ष, जो भी पहले हो जाए, आयु तक होता है। यह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखता है। तो कुछ भी आता जाता ना हो, मगर तीसरा गलत है, क्योंकि ये राष्ट्रपति को देते हैं, प्रधानमंत्री को नहीं देते। तो ये गलत हो गया। तीसरा काट देंगे तो ये खत्म, ये खत्म। एक सही है, क्योंकि एक दोनों में, ए वाले में भी एक है, बी वाले में भी एक है। अब दूसरा देखते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष तक होता है। तो ये भी गलत है। ये 5 वर्ष नहीं, 6 वर्ष है। ये जो है ये 6 ईयर रहता है। 6 ईयर या 65 वर्ष, दोनों में जो पहले प्राप्त करे। तो यह केवल एक सही होगा, ए आंसर है इसका। तो 67वें का ए होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 68वां देख लेते हैं। तो इसमें मूल अधिकार दिया हुआ है और अनुच्छेद दिया हुआ है, सूची में मिलान करना है। तो समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता। तो इसमें हम इतना भी जानते हैं कि धर्म की स्वतंत्रता तो लास्ट में ही लगभग आएगा। तो सबसे जो बड़ा अनुच्छेद होगा उसको पहले चुन लेंगे। तो डी का चौथा, क्योंकि धर्म स्वतंत्रता हम लगभग लास्ट के समय पढ़ते हैं, मूल अधिकार पढ़ते समय सबसे लास्ट में पढ़ते हैं। तो उस अगर याद नहीं है तब की बात बता रहे हैं। नहीं तो ये सब याद होना चाहिए आदमी को कि 25 से 28 के बीच में धर्म की स्वतंत्रता है। तो डी का चौथा हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 है। तो बी का हो गया तीसरा। और स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22। तो सी का हो गया दूसरा और ए का पहला। तो 1 2 3 4
कौन सा सही है इसका? एक गड़बड़ हो गया क्या? तो राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 है, तो पहला का पहले है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अच्छा, बी का तीसरा है, ठीक है, बी का तीसरा है, ए का पहला, बी का तीसरा, बी सही होगा इसका, सही है, तो इसका आंसर बी होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य है? तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में बात हो रही है कि कौन सा कार्य है उसका। तो राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या राज्य दलों का दर्जा देना, तो ये सही है। निर्वाचन के समय राजनीतिक पार्टियों और प्रत्याशियों के लिए आदर्श आचार संहिता घोषित करना, ठीक है, यही घोषित करती है। परिसीमन आयोग की सिफारिश पर भारत में निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण करना, तो ये भी सही है। तो तीनों इसका सही है, इसका आंसर डी होगा। बढ़िया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17वां नंबर का क्वेश्चन, इसमें भी सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो संविधान की अनुसूची है, उससे संबंधित क्या क्या प्रावधान है, तो उसके बारे में। तो चौथी अनुसूची क्या है, छठी अनुसूची क्या है, 8वीं अनुसूची क्या है और 10वीं अनुसूची क्या है। तो ये अनुसूचियाँ लगभग आपकी जबान पे होना चाहिए। तो चौथी अनुसूची में क्या दिया हुआ है? तो चौथी में ए का, आपको याद होगा, अगर याद किए होंगे तो ए का पहला है, राज्यसभा की सीटों का उल्लेख दिया हुआ है। छठी अनुसूची में क्या है? तो इसमें असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय के प्रशासन है। तीसरा हो गया बी का। और 8वीं अनुसूची में सभी को पता है कि भाषा है, 22 भाषाएं हैं, तो सी का हो गया दूसरा। और डी का हो गया, 10वीं अनुसूची में दल बदल है, तो डी का चौथा हो गया। तो 1 3 2 4 देखते हैं कौन से में 1 3 2 4 है। तो यहाँ है 1 3 2 4, 1 3 2 4, तो बी आंसर होगा इसका। 17वां का बी आंसर होगा, बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। त्रिभुजों की संख्या बतानी है, तो इसको गिनना पड़ता है, तो इसको गिन लीजिएगा। इसमें 18 त्रिभुज हैं। हम जीएस पे फोकस कर रहे हैं अभी। बता रहा हूँ फिर से, सी सेट है, तो ये इसका आंसर 72 का आंसर जो हो गया बी है, 24 दिन। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित पर विचार करना है। वर्तमान वर्ष में आर्थिक समीक्षा इंडियन इकोनॉमी और रिव्यू के नाम से जारी की गई। दूसरा क्या है? वित्त वर्ष 2024 में कृषि क्षेत्र का सकल मूल्यवर्धन में जीबीए ग्रास वैल्यू एडेड जो है 18 अनुमानित की गई है। तो देखना है तो कौन सा सही है इसमें। तो पहला सही नहीं है, पहला गलत है, इसका केवल 2 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश का बजट 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान से देखिए। तो इसमें वर्तमान में प्रदेश की प्रति व्यक्ति जीडीपी जो है, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 96,193 रुपया है। दूसरा क्या है? प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में 2023-24 की तुलना में 5.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है उत्तर प्रदेश के बारे में। तो कूट का चयन कीजिए। तो इसमें दोनों सही है। तो याद रखिएगा कि जो पिछले साल की तुलना में 5.8% की वृद्धि हुई है, और प्रति व्यक्ति जो आय है जीडीपी का, जीएसडीपी का, वो 96,193 है। तो इसका आंसर होगा
सी, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन 75वां, प्रमुख क्षेत्रों पर उत्तर प्रदेश बजट वर्ष 2024-25 के व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। प्रदेश ने स्वास्थ्य के लिए अपने कुल व्यय का 6.2% आवंटित किया है। बताइए इसको। सही है। प्रदेश ने कृषि के लिए अपने कुल व्यय का 3.1 आवंटित किया है, जो कि अन्य राज्यों के औसत व्यय से कम है। तो क्या सही है इसका? तो दोनों सही है इसका भी आंसर सी होगा। 75वां का सी है। 6.2 जो है आवंटित किया गया स्वास्थ्य पे, और 3.1 किया गया कृषि पे, जो कि कम है और अन्य राज्यों के औसत से कम है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निराश्रित महिला पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना है। इस योजना के तहत 50 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित या परित्यक्त महिलाओं और विधवाओं को पेंशन दी जाएगी। पहला सही है। सही उत्तर का चयन करना है। उत्तर प्रदेश ने बजट 2024 में पात्र लाभार्थी की देय राशि को बढ़ाकर 1000 कर दिया है। दूसरा सही है। दूसरा ठीक है इसका। पहला सही नहीं है, क्योंकि 50 वर्ष नहीं है, ये 18 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए है, अधिक आयु वाली महिलाओं के लिए है। पहले ये राशि जो थी 500 रुपये थी, इसको बढ़ा के 1000 कर दिया गया है। तो केवल बी सही है इसका, केवल 2 सही है। याद रखिए कि 50 वर्ष नहीं, 18 वर्ष है। अब अगला 77वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार द्वारा राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो पहला जो है विदेशी ऋण का। विदेशी ऋण का यूज किया जाता है। आंतरिक बाजार उधारी, इंटरनल मार्केट बोरोइंग की जाती है, ये भी सही है। प्रोविडेंट फंड, मतलब कि प्रोविडेंट फंड का भी यूज किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसका तीनों सही है, इसका तीनों सही है। याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। ये तीनों सही है इसका। सॉरी, सी सही है इसका, सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 78वें क्वेश्चन पे। तो लाफर वक्र के बारे में बताना है हमको, क्या सही है? तो यह राजस्व की प्राप्ति तथा कर की दर के संबंध को बताता है। तो ये सही है, पहला ही सही है इसका। यह बेरोजगारी तथा मुद्रास्फीति के मध्य को दर्शाता है, संबंध दर्शाता है। नहीं, गलत है। यह आर्थिक विकास के साथ साथ आय के वितरण के बारे में समझाता है। नहीं, ये भी गलत है। तो केवल एक सही है इसका। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। लाफर वक्र केवल राजस्व की प्राप्ति तथा कर दर के संबंध में बताता है, याद रखिएगा इसको। ये सही है इसका। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जीएसटी के दायरे से निम्नलिखित में से किसे बाहर रखा गया है? तो याद रखिएगा, जो अजय देवगन जिसका प्रचार करता है सब बाहर है। अजय देवगन शराब का प्रचार करते हैं, वो बाहर है, पहला बाहर है। सीमा शुल्क, ये भी बाहर है। विमान ईंधन, ये भी बाहर है। तीनों इसका बाहर है। आंसर इसका तीनों होगा, तीनों इसका बाहर है। तो सी आंसर होगा इसका, सी सही है। 79वां का तीनों चीज़ बाहर है। मानवीय उपयोग के लिए शराब पर कर, सीमा शुल्क, विमान ईंधन। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? ये किया था तीसरी अर्थव्यवस्था में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में। तो बी सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1961 से 65 के बीच में -1% की ग्रोथ रेट दिखाया था।
हाल ही के वर्षों में संघीय बजट में व्यय का सबसे बड़ा मद निम्नलिखित में से कौन सा रहा है? तो पूछ रहा है व्यय सबसे अधिक किसमें रहा है, तो ब्याज अदायगी में रहा है। हमेशा से रहता है, ब्याज अदायगी सबसे अधिक होती है, तो डी सही होगा इसका। अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों मतलब फ्री ट्रेड जोन की स्थापना की गई है? निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए, सूचना तकनीकी के संवर्धन के लिए, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संवर्धन के लिए। तो इसका आंसर होगा पहला, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फ्री ट्रेड जोन की जैसे बनाई गई है, स्थापना की गई है, तो ए सही इसका आंसर है। 83वां फिर से आ गया सी सेट, तो इसको लगा लीजिएगा, इसका आंसर 360 है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, देख लीजिए, इसको लगा लीजिएगा। मुद्रा अवमूल्यन मतलब कि मुद्रा का डिवैल्यूएशन निर्यात को बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्या ऐसा ही है? तो कारण है इसका, विदेशी बाजार में घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। तो निम्न में से क्या सही है, बताइए। तो कथन ए कथन दोनों सही है, कथन आर दोनों सही है, और आर ए की व्याख्या कर रहा है। तो चाइना अभी यही पॉलिसी कई वर्षों से अपना रहा था कि अपने जो उसकी मुद्रा रेम्बिन है उसका अवमूल्यन कर रहा था। वो अवमूल्यन कर से क्या होता है, उसका व्यापार ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि हम $1 में मान लीजिए पहले जब अवमूल्यन नहीं किया गया तो 10 रुपये का है, तो जब अवमूल्यन कर दिया जाएगा तो $1 में ही हमको 15 रुपये मिलेगा। जो विदेशी हमारे देश से सामान खरीदने आएंगे उनको 15 रुपये मिलेगा, तो हमारे देश से 15 रुपये में अधिक सामान खरीद सकते हैं वो, तो निर्यात बढ़ जाता है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है, और विदेशी बाज़ार में घरेलू वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। तो अगर 15 रुपये में अगर कोई जैसे पहले 10 रुपये का ही सामान ले जा रहा था, अब 15 रुपये का ले जा रहा था, ढेर सामान ले जाएगा, तो वहाँ पे हमारी वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं विदेश में, तो इसलिए सही है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसका आंसर ए होगा, इसका पहले वाले का 84वें का। चलिए चलते 50वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि NIIF के बारे में बताना है, क्या सही है? तो ये तो UPSC लेवल क्वेश्चन हो गया, इतना ज़्यादा नहीं पूछता है। तो NIIF मास्टर फंड बुनियादी ढांचे और परिचालन संपत्ति पर केंद्रित है। दूसरा है भारत सरकार की इसमें केवल 49% की हिस्सेदारी है, तो इसका दोनों सही है, याद रखिएगा इसको। अब दोनों सही है इसका। 86वें भी चलते हैं। अब देखिए फिर से राष्ट्रीय उद्यान आ गया, इसके बारे में हम एक वीडियो बना के आपको समझा देंगे कि कैसे हम इसको लगाते हैं, बहुत आसान है ये। तो देखते हैं, अंशी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बेतला कहाँ है, इंद्रावती कहाँ है, और संजय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो चलिए बताइए, अगर आपको याद किए, तैयारी की है तो बताइए इसका कहाँ है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अंशी सबसे पहले इस कर्नाटक में है, तो ए का पहला हो गया। बेतला छत्तीसगढ़ है कि झारखंड है, पहले बताइए, इसके बारे में एक बार डिस्कस हो गया पिछले टेस्ट में। तो बेतला झारखंड में है, याद रखिएगा। तो बी का तीसरा, बेतला के बारे में बार बार पूछता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, तो सी का दूसरा हो गया। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में भी है और मध्य प्रदेश में भी है। तो MP यहाँ ऑप्शन में दिया, तो MP मारेंगे, तो 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 बी वाला आंसर सही है इसका, बी आंसर सही होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन याद रखिएगा, आप पूछता है। अब पश्चिम बिहार और ज़िला दिया हुआ है, ये उत्तर प्रदेश स्पेशल है। ओखला कहाँ है? रायबरेली में है। समसपुर पश्चिम बिहार गाजियाबाद। पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार जयप्रकाश नारायण गोंडा में।
जयप्रकाश नगर गोंडा, नवाबगंज पश्चिम बिहार अभ्यारण्य कहाँ पे, उन्नाव में है। तो बताना है कौन सा सही है। कौन युग सही सुमेलित है ये बताना है हमको। तो सही सुमेलित कौन सा है बताइए। एक ही सही है इसमें। यूपीएससी के ट्रेंड वाले ने पूछ दिया ये कि कौन सा सही है। तो इसका दो केवल मैच कर रहे हैं। नवाबगंज जो है उन्नाव में है, ये सही है। और जो ओखला है वो बर्ड सेंचुरी गौतम बुद्ध नगर में है। और समरसपुर जो है वो रायबरेली में है। और पार्वती जो है गोंडा में है। तो पार्वती और उन्नाव 2 मैच कर रहा है, बाकी 2 मैच नहीं कर रहा है। तो पार्वती आरंग पंछी अभ्यारण्य गोंडा में है, ये सही है। और दूसरा नवाबगंज पंछी अभ्यारण्य उन्नाव में है। तो ऑप्शन इस तरह से दिया है, ऊपर बताना है कि कितने मैच कर रहे हैं। तो बस 2 मैच कर रहे हैं, इसलिए इसका आंसर सी होगा। क्योंकि सी और डी मैच कर रहे हैं तो सी में 2 दिया है। अगर 3 मैच करते तो हम पहला का आंसर मार देते इसका। अगर 3 मैच करता तो हम पहला मारते ए। तो इस तरह से ऑप्शन है। कभी कभी तो ऑप्शन ही समझ में नहीं आते लोगों को, इस वजह से बता दिए। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। जैव विविधता हॉटस्पॉट के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। यह केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा है भारत में केवल 4 जैव विविधता स्थल हैं। तो ये बात सही है। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत में केवल 4 है। तो कौन कौन सा 4 है? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो म्यांमार बॉर्डर जो है वो है, असुंडा लैंड है, अंडमान निकोबार। तो 4 है ये। पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, म्यांमार और इंडिया का जो बॉर्डर है वो है, असुंडा लैंड है। अंडमान निकोबार को जो कहते हैं तो वो इंडो और म्यांमार के जो बॉर्डर वाला जो है उसी का भाग है अंडमान निकोबार। तो इसी वजह से 4 है। अब अलग से अंडमान निकोबार ना गिन लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका केवल बी सही है, केवल 2 सही है। तो बी सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे, उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो प्रदेश में देश के सर्वाधिक रामसर स्थल हैं। अभी ये लगभग 2023 में इस सीरीज स्टार्ट हुई थी, तो ये शायद सही भी हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल में के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। प्रदेश में देश का सर्वाधिक रामसर स्थल है। ऊपरी गंगा नदी प्रदेश का पहला रामसर स्थल है। पार्वती अरंग पंक्षी बिहार प्रदेश का सबसे नवीनतम राम स्थल घोषित किया गया है। रामसर स्थल सरसई नवर रामसर स्थल आगरा में स्थित है। तो कौन सा सही है ये बताइए। तो पूछा है कौन सा सही है, तो बी सही है इसका आंसर। बी, ऊपरी गंगा नदी प्रदेश का पहला रामसर स्थल था। उत्तर प्रदेश में है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित गैसों को उनके हरित ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव के योगदान के घटते हुए क्रम में लिखना है। तो योगदान भी कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा इसको। सबसे अधिक है जो आप सोच नहीं सकते, तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, फ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो बस सबसे बता देता हूँ पूरा। तो सबसे अधिक वाष्प में होता है, 60% होता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड में होता है 26%। फिर मीथेन में होता है 4.9%। फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पर ओजोन है, O3, 3 से 7%। फिर नाइट्रस ऑक्साइड है 1.5। तो इसका आंसर
देखो सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मेथेन है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर तीसरा जो है कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो सी सही है इसका। सबसे लास्ट में आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC जो कहते हैं जिसको। ये 0.1 से 0.4 तक है, तो सी आंसर इसका सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो ये भी पूछता है, ये सही क्वेश्चन है। तो कार्टेजेना प्रोटोकॉल अनवरत जैविक प्रदूषण फैलाने से रोकता है, ये सही है। वो सही, ये सही नहीं है। स्टॉकहोम सम्मेलन क्या है? बायोसेफ्टी के लिए है, ये भी सही सुमेलित नहीं है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जल संरक्षण के न होकर ओजोन संरक्षण के लिए है, ओजोन के लिए। क्योटो प्रोटोकॉल वैश्विक तापमान के लिए, तो केवल डी सही है इसका, डी सही है। इसके बारे में एक वीडियो हम बनाएंगे, जो सारे प्रोटोकॉल हैं वो किससे मैच कर रहे हैं, तो पर्यावरण का वीडियो जब बनेगा तो इसमें आएगा। क्वेश्चन है 92, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहाँ पे है? तो पहला ये इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। यह पौधों के अनुवांशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी है, तो सही पूछा है, तो दोनों ही सही है इसका, याद रखिएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछता है तो दोनों ही सही है इसका, सी वाला सही है, 1 2 दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाओं को ऊर्जा का धारणीय स्रोत माना जाता है, तो माइक्रोबियल फ्यूल सेल को ऊर्जा का सस्टेनेबल स्रोत माना जाता है। कारण क्या दिया है? ये रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं, तो इस वजह से इसको, अगर ये डायरेक्ट रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देंगे तो इसको हम क्या मतलब सस्टेनेबल स्रोत मान लेंगे, तो ये बात गलत है। दोनों सही है कि हाँ ये करते हैं ऐसे, मगर इसके कारण से कि सस्टेनेबल मान लेना ये सही नहीं है, तो इसका बी होगा। ए आर दोनों सही है, परंतु सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। शुद्ध प्राथमिक उत्पाद, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में बताना है, ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है। यह किसी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा संग्रह की दर है। शीतोष्णकटिबंधीय वनों की औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पाद सर्वाधिक है, तो दोनों में से कौन सही है बताइए? तो इसका दूसरा गलत है, सर्वाधिक नहीं है, और पहला सही है, किसी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा संग्रह की दर है, तो ए इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो झील है राज्य में से सही सुमेलित है? तो चन्नापटना तमिलनाडु में है। तो पहला कौन सा सुमेलित पूछा है, तो चन्नापटना तमिलनाडु में नहीं है, गलत है, यह कर्नाटक में है। पिछोला जो है मध्य प्रदेश में है, तो पिछोला मध्य प्रदेश में न होकर राजस्थान में है, ये भी गलत है। नक्की जो है वो माउंट आबू में है, राजस्थान में, ये भी गलत है। तो लक्ष्मी ताल जो उत्तर प्रदेश में है, यही सही है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में कदम विचार कीजिए। एक सींग वाले गेंडे प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं, क्या ये सही बात है? यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, ये उसी से बनाया है। 2 कुबड़ वाले ऊँट भारत के लद्दाख क्षेत्र में पाया जाता है, डिटो यही क्वेश्चन ही था, तो इसके 96 का बी है, केवल 2 को कुबड़ वाले ऊँट लद्दाख क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये गलत है। प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में नहीं पाए जाते, अन्य जगह भी पाए जाते हैं, तो ये सही है इसका आंसर, सॉरी बी सही है, बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। वैश्विक सौर सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए।
तो इसकी स्थापना अफ्रीका के वंचित एवं भौगोलिक क्षेत्र से सौर निवेश को बढ़ावा देने के लिए की गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन द्वारा इसे $35 मिलियन की पूंजीगत योगदान की घोषणा की गई है। तो 97 का सी दोनों सही है। इस तरह क्वेश्चन में लगभग दोनों सही होता है जब बहुत ज़्यादा डिटेल पूछ देता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आर्सेनिक प्रदूषण जल के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार करना है। पेयजल में आर्सेनिक की अनुमेय सीमा 20 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है। भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्य राजस्थान है। पहला जो है कि इसकी सीमा को बता रहा है कि 20 माइक्रोग्राम प्रति लीटर है। दूसरा है कि सर्वाधिक प्रभावित राज्य राजस्थान है। तो कौन सा सही है बताइए। तो इसका न तो एक है न तो दो है, दोनों ही गलत है। इसका सही उत्तर कोई नहीं है, तो इसका डी होगा 98 का। अब देखते हैं कितना है इसका, कितना ग्राम है। तो इसकी जो सांद्रता है पानी में ये 0.01 मिलीग्राम पर लीटर है। तो बहुत कम है, ये तो बहुत ज़्यादा बता दिया था। भारत में सर्वाधिक पॉल्यूशन इसका वेस्ट बंगाल में है। आर्सेनिक सबसे अधिक ग्रसित वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल के बाद देखिए बता देते हैं क्रम इसका। वेस्ट बंगाल के बाद में झारखंड है, फिर बिहार है, फिर यूपी है। ये पूर्वी जो बेल्ट वाला क्षेत्र हैं वही है, फिर से असम है। इस तरीके से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कोशिकीय श्वसन को बाधित करता है, तो ये बात सही है। यह धूल कणों से होती हुई मानव शरीर में प्रवेश करती है, तो दोनों सही है। तो धूल कण से अगर मानव शरीर में प्रवेश करेगी तो मोनोऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड कोशिकीय श्वसन को बाधित कर देगी, ऐसा कारण सही नहीं है इसका, मगर सही दोनों है। तो कथन एक कथन दो सही है, बट सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये ब्लड में बहुत तेज घुलता है, उसके कारण से जो श्वसन क्रिया होती है वो बाधित हो जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन से बहुत तेज ये क्रिया करता है। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, दिवस को मिलाना है। महत्वपूर्ण दिवस है, उसका दिनांक क्या है? तो विश्व तंबाकू दिवस 31 मई सही है, ए का पहला। वर्ल्ड ओजोन डे सभी जानते हैं 16 सितंबर, तो बी का दूसरा। विश्व बनकी दिवस 21 मार्च, ये भी ठीक है, सी का तीसरा। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल सभी जानते हैं, डी का मतलब चौथा। तो 1 2 3 4 तो पहला ही सही है इसका। आसान क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन चलते हैं। फिर से मिलान करना है। ये 1 जिला 1 प्रोडक्ट के बारे में बताना है। तो पीतल के बर्तन कहाँ बनते हैं? ब्लॉक प्रिंटिंग, टेराकोटा, जरी जरदोजी। बताइए कहाँ कौन सा बनता है? तो ब्रांस का जो बनता है, पीतल के बर्तन जो बनते हैं वो संत कबीर नगर में बनते हैं। तो ए का दूसरा हो गया, ए का दूसरा, इसको याद होना चाहिए। अब ब्लॉक पेंटिंग जो होती है फर्रुखाबाद में होती है, तो बी का पहला हो गया। टेराकोटा जो बनता है गोरखपुर में बनता है, टेराकोटा के लिए जीआई टैग भी मिला है गोरखपुर को, तो जो सी है, सी का चौथा हो गया। जरी जरदोजी जो है वो कासगंज का है, तो डी का तीसरा हो गया। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो डी इसका आंसर सही हो गया। 101 का डी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पूछा है एल्युमिनियम का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो एल्युमिनियम का उत्पादन सबसे अधिक सोनभद्र में होता है, तो ए का चौथा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग कहाँ है? तो नोएडा में है, तो बी का तीसरा हो गया। कालीन उद्योग भदोही में है, तो सी का दूसरा हो गया। तेल शोधशाला कहाँ है? तो मथुरा में है, तो डी का पहला हो गया। 4 3 2 1 देख लेते हैं। 4 3 2 1 सी सही है इसका।
4 3 2 1 सी वाला सही है, सी उत्तर सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो 103वें पे चलते हैं। तो इसमें मेला को आयोजन स्थल से मिलाना है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो बटेश्वर का मेला कहाँ लगता है बताइए, एग्जाम में पूछता है। बटेश्वर मेला हमेशा आगरा में लगता है, तो एक का दूसरा हो गया। नौचंदी का मेला कहाँ लगता है, मेरठ में लगता है, तो बी का पहला हो गया। देवी शरीफ का मेला कहाँ में लगता है, तो ये बाराबंकी में लगता है, सी का चौथा हो गया। गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर में लगता है, तो डी का तीसरा हो गया। तो 2 1 4 3 2 1 4 3 किसमें, तो सी वाला सही है, 2 1 4 3। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश की जलवायु के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। तो ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर क्रमशः तापमान बढ़ता है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग बुंदेलखंड में तापमान कम होता है, दूसरा गलत है, इसका पहला सही है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर क्रमशः तापमान में वृद्धि होती है, ये बात सही है, केवल एक सही है, ए सही है इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में हथकरघा कुटीर उद्योग सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जिला जो है सोनभद्र में है, तो दूसरा गलत है, क्योंकि ये लखीमपुर खीरी है। सोनभद्र हमको लगता है सबसे कम है, दूसरा गलत है। उत्तर प्रदेश का हथकरघा कुटीर उद्योग सर्वाधिक रोजगार देता है, तो ये भी गलत है। सबसे अधिक शुगर देता है, चीनी मिलें, ये चीनी संबंधित क्षेत्र जो है सबसे अधिक रोजगार देता है उत्तर प्रदेश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका डी सही होगा, न तो 1 न तो 2। 106वां चलते हैं। उत्तर प्रदेश की भाषा एवं बोलियों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोले जाने वाली भोजपुरी भाषा का विकास मगधी भाषा से हुआ है, क्या ये सही है, तो ये ठीक है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में बोली जाने वाली अवधी भाषा का विकास शोरसैनी भाषा से हुआ है, तो दूसरा इसका जो है गलत है, केवल एक सही है, तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तो इसका आंसर क्या था, केवल एक था। पहले ही बताया कि मगधी भाषा से उत्तर प्रदेश का भोजपुरी भाषा का विकास हुआ है, तो शोरसैनी कैसे हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में समझिए, केवल एक सही है इसका, ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित कृषि विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में केवल 3 कृषि विश्वविद्यालय हैं। उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी, तो केवल 3 नहीं है, पहला गलत है, दूसरा इसका सही है, तो केवल 2 सही है इसमें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि कितनी थी, तो ये तो जबान पे सबके याद हो गया, 17.70 बी। अगले क्वेश्चन चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार घटते लिंगानुपात वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। 109वें का उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिक्किम, तो सी सही है इसका आंसर, सी इसका उत्तर सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। योजना को उसका उद्देश्य से मैच कराना है, तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है, हृदय योजना क्या है, प्रसाद योजना क्या है और अमृत योजना क्या है, इसको बताना है।
बताइए। हृदय योजना के बारे में बताइए, ये तो काफ़ी पुरानी योजना है। तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है? तो ये जो है कम समय में किफ़ायती दर पर पर्यावरण के अनुकूल घर को तैयार करना, ये सही है। हृदय योजना सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण एवं पुनरुत्थान, ये भी सही है। प्रसाद योजना सभी धर्मों के तीर्थ स्थलों का सौंदर्यीकरण, ये भी ठीक है। अमृत योजना क्या है? शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति, सीवेज, परिवहन का विकास करना, तो ए सही है इसका आंसर। 110 का ए, सभी सुमेलित हैं एक दूसरे से, आमने सामने वाले। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जनगणना 2011 के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो सर्वाधिक ग्रामीण शिशु जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, क्या सही है? ठीक है। ये सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में, ये भी सही है। सर्वाधिक शहरी साक्षरों की संख्या कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षर की संख्या तमिलनाडु, ये गलत है। सबसे अधिक यूपी में है। तो सबसे अधिक ग्रामीण शिशु जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरों की संख्या भी उत्तर प्रदेश में है। तो 111 का डी सही नहीं है, डी सही मैच नहीं है, आंसर डी होगा इसका। यदि किसी संख्या में उसका 16 से 2/3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना है तो मूल संख्या क्या है? इसका आंसर ए होगा, इसको लगाइएगा, आसान क्वेश्चन है। अब 16 से ही 2/3 का मतलब होता है 1/6, तो इस हिसाब से आगे बढ़ा के लगा लीजिएगा, सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, इसके लिए अलग से क्लास होगी सी सेट के लिए। अभी जीएस देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार बढ़ते साक्षरता दर वाले राज्यों को निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है? तो अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, बिहार, राजस्थान, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो बढ़ते क्रम में है तो उत्तर प्रदेश, बिहार सबसे कम है, ठीक है, ये बिहार वाला है। बिहार है, राजस्थान, झारखंड है, तो सी आंसर सही होगा इसका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। विकलांग जनसंख्या 2011 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? असत्य बताना है हमको। देश में सर्वाधिक संख्या दृष्टि विकलांगों की है, तो ये सही है। अच्छा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। विकलांगों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में, ये भी ठीक है। सर्वाधिक पुरुष विकलांग महाराष्ट्र में है, सर्वाधिक महिला विकलांग तमिलनाडु में, तो डी सही है, सी इसका गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सर्वाधिक विकलांग महाराष्ट्र में नहीं है। जनसंख्या 2011 के संबंध में निम्नलिखित कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक 10 की वृद्धि, जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि कहाँ पे दर्ज की गई है? तो वो की गई है मेघालय में, तो सही है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की वृद्धि जो है उत्तर प्रदेश में, सही है। सर्वाधिक जन घनत्व बिहार में, ये भी ठीक है। सर्वाधिक बौद्ध प्रतिशत में अरुणाचल प्रदेश, ये गलत है, सिक्किम है। डी आंसर सही है इसका। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 116, निम्नलिखित में से कौन सी मेगा सिटी नहीं है? मेगा सिटी कितने हैं भारत में? मेगा सिटी का मतलब क्या होता है? कि 10 मिलियन या 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या जहाँ पे। तो मेगा सिटी कौन कौन सी हैं? तो मुंबई थी, दिल्ली थी, कोलकाता थी, चेन्नई थी। सब तो दिया है, तो कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है इसमें? तो मेगा सिटी का मतलब होता है कि 10 मिलियन से अधिक होना चाहिए या 1 करोड़ से अधिक हो। तो मुंबई में 1 करोड़ से अधिक है, 18.41 मिलियन है। दिल्ली में 16.3 मिलियन है। कोलकाता में 14.1 मिलियन से अधिक है। तो चेन्नई में 6.6 है, तो चेन्नई इसका आंसर होगा। सी सही है इसका, चेन्नई नहीं है।
सी। चलते अगले क्वेश्चन पे, 117 पे चलते हैं। जनगणना 2011 का नारा क्या था? तो ए इसका नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, अपना भविष्य को आकार दें, यहाँ से प्रारंभ करें, यह आपका भविष्य है, इसे खाली न छोड़ें, जनगणना का उत्तर दें, हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा पहला, ए सही है इसका, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जन घनत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में जनसंख्या का घनत्व केंद्र गंगा का मैदान है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व 375 है। सर्वाधिक जन घनत्व वृद्धि दर 2001 से 11 में दर्ज की गई। वर्ष 1921 से 31 के दशक में जनसंख्या घनत्व में वृद्धि दर ऋणात्मक रही। तो इसका ए सही है, सर्वाधिक भारत में जनसंख्या का घनत्व केंद्र गंगा का मैदान सर्वाधिक है, तो ये बात सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत में किस वर्ष तक जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ये सही है। तो भारत को स्थिर करने का लक्ष्य जो रखा गया है, जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया है, ये 1970 तक रखा गया है, सी सही है इसका आंसर, स्थिर करना है, सी सही है। भारत सरकार द्वारा जनगणना किस अधिनियम के तहत कराई जाती है? ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको पूछ सकता है। तो जनगणना अधिनियम 1948 के थ्रू इसको कराई जाती है, याद रखिएगा। तो ये सी आंसर सही है इसका, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना कराई जाती है। तो आते हैं नेक्स्ट पे, दर्रे का नाम और अवस्थिति कहाँ है? तो दर्रा के बारे में एक वीडियो बनाएंगे, मगर इसमें समझ लेते हैं कहाँ कैसे है। तो बोमडिला कहाँ पे है? बोमडिला कहाँ है बताइए? अरुणाचल प्रदेश में है। तो ए का कौन सा हो जाएगा? बोमडिला, ए का तीसरा हो जाएगा। बी दिहांग दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है, बी का चौथा हो गया। सी है नीति दर्रा कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है, सी का पहला हो गया। बनिहाल कहाँ है? बनिहाल जम्मू कश्मीर में है, डी का दूसरा हो गया। तो 3-4-1-2 कहाँ पे है? तो पहले में है 3-4-1-2, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। इसमें नीति ला जो दर्रा है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब बोमडिला, तो बोमडिला जो अरुणाचल प्रदेश में है, और नीति दर्रा जो है उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो इस जलप्रपात को पहले कावेरी प्रपात के नाम से जाना जाता था, ये बात सही है। यह भारत में दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ये बात भी सही है, तो दोनों सही है इसका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय मानक समय की यामोत्तर रेखा निम्नलिखित में से कौन से राज्य से होकर गुजरती है? किस राज्य से होकर गुजरती है? तो बताइए किस राज्य से होकर गुजरती है? तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से गुजरती है, इलाहाबाद से, मिर्ज़ापुर के आसपास। मध्य प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो ये गुजरात से नहीं गुजरती, राजस्थान से नहीं गुजरती, तो 1 और 2 इसका आंसर होगा। राजस्थान गुजरात से नहीं गुजरती। चलते अगले क्वेश्चन पे, नदी को सहायक नदी से मिलाना है, तो कौन सा मैच कर रहा है बताइए? तो गोदावरी के इंद्रावती, पहले का ए का पहला हो जाएगा। कृष्णा का है जोंक मूसी, और भवानी तो इसका मूसी है, क्योंकि मूसी नदी के तट पे ही हैदराबाद है। तो 3 हो गया बी का। महानदी का भवानी, सी का महानदी का
भवानी की जोंक है, तो महानदी की जोंक है शायद, जोंक नदी है महा, कावेरी की भवानी है, तो डी का चौथा हो जाएगा। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 बी आंसर सही होगा इसका, बी उत्तर सही होगा। तो ये सहायक नदियाँ पूछता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य की सीमा भूटान राज्य से के साथ मिलती है? किस राज्य की सीमा भूटान से मिलती है भैया, बताइए। आंसर क्या दिया है? तो भूटान से उत्तर प्रदेश नहीं मिलता, तो पहला काट देंगे। असम का मिलता है और पश्चिम बंगाल का मिलता है, मिजोरम का भी नहीं मिलता। तो 2 और 3 इसका सही आंसर होगा। तो आंसर देखते हैं 2 3 किस में है, तो बी आंसर सही होगा। 125वें का जो है बी, 2 3। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहाँ पाए जाते हैं? इसको कौन सा सुमेलित है बताना है। अल्पाइन वन 126वें का, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मध्य प्रदेश, अल्पाइन वन अरुणाचल प्रदेश, शंकु वृक्ष हिमाचल प्रदेश, कटीले वन राजस्थान। तो राजस्थान तो मैच कर रहा है, कटीले वन पाए जाते हैं, ये बात तो सही है। तो चौथा तो मैच कर रहा है। मध्य प्रदेश में ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस जो फॉरेस्ट होते हैं पर्णपाती को नहीं पाए जाते हैं, तो पहला भी सही है। अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश में ये भी सही है, शंकुधारी हिमाचल प्रदेश में ये भी सही है। तो चारों सही है, इसका आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्य को कोयला क्षेत्र से मिलाना है, तो मिलाइए। आंध्र प्रदेश का गोदावरी घाट, तो ए का दूसरा। बी झारखंड का कौन सा, रानीगंज है कि माकूम है कि सिंगरौली है? तो रानीगंज है झारखंड में, पहला रानीगंज। उत्तर प्रदेश का कौन सा है? सिंगरौली है। आसम का माकूम है, डी का तीसरा। तो 2 1 4 3, तो इसका आंसर डी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। याद रखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, इसे मिलान कराता है या तो डायरेक्ट पूछता है कि माकूम क्षेत्र किससे संबंधित है या सिंगरौली किसके लिए जाना जाता है, तो बताना पड़ेगा। चीन की स्थलीय सीमा निम्नलिखित में से कौन से देश से मिलती है? जल्दी बताइए, चीन की सीमा किससे मिलती है? तो चारों से मिलती है, रूस से मिलती है, ताजिकिस्तान से, म्यांमार से, वियतनाम से मिलती है। तो याद रखिएगा चारों से मिलती है, डी सही आंसर है। चलते हैं 129वें पे। चाइना का बॉर्डर जो है कजाकिस्तान, रसिया, मंगोलिया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम और नॉर्थ कोरिया से मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई महाद्वीप में स्थित सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश है? तो स्थलरुद्ध देश का मतलब होता है कि चारों तरफ से कहीं भी उसका मतलब कि कोई भी भाग किसी भी बड़ी जल संधि से या जलाशय से या समुद्र से ढका नहीं, मतलब कि टच नहीं करता है, यानी चारों तरफ देशों से घिरा हो। तो कौन सा है? तो सबसे बड़ा कजाकिस्तान है, ये सही है। ये स्थलरुद्ध है, चारों तरफ से देशों से घिरा हुआ है। अब कथन और कारण वाला फिर से आ गया है। तो सैन फ्रांसिस्को को स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है। गोल्डन गेट सेतु अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में सैन फ्रांसिस्को की खाड़ी के दोनों छोरों को जोड़ने वाला पुल है। तो बात तो सही है, तो इसका आंसर होगा ए और दोनों सत्य है, ए और आर दोनों सत्य है और व्याख्या भी कर रहा है उसकी। तो ए सही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी हिंद महासागर की गर्म जलधारा है? तो अभी जलधारा का वीडियो पड़ा हुआ है, तो गर्म पूछा है, तो उसको बताना है। तो बताइए कौन सी जलधारा गर्म है? तो मोजाम्बिक की जलधारा गर्म जलधारा है हिंद महासागर में, और दूसरा है अगलुहास की जलधारा। इस तरीके से हम काट भी सकते हैं इसको, जैसे क्यूराल की जलधारा प्रशांत महासागर की है, कनारी की जलधारा जो अटलांटिक महासागर की है। तो 4 काट देंगे तो ये ख़त्म हो गया।
अब तीन कारण ये खत्म हो गया, बचा एक और दो। तो मोजाम्बिक की धारा और अगलवास की धारा एक गर्म जल धारा हैं। हम बताए थे कि अब जो मेरे वीडियो देख लीजिएगा जल धारा पे, उससे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यूरेशिया की कैस्पियन सागर झील के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर यह विश्व की सबसे बड़ी झील है। यह खारे पानी की झील है। दोनों में से कौन सा सही है? दूसरा जो है यह खारे पानी की झील है। तो 132वें का कौन सा सही होगा बताइए? तो ये दोनों ही सही है। तो सी सही है इसका, 132वें का सी। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर जो कैस्पियन सागर है वो विश्व की सबसे बड़ी झील है, या खारे पानी की झील है। ये दोनों सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 133वें पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो झील दिया है, संबंधित देश दिया है। तो इस तरह क्वेश्चन पूछता है, इसको याद रखिएगा। तो बैकाल झील रूस में है, तो क्या ये सही है? तो बैकाल झील रूस में है, ये बात सही है। तो पहले का ए हो गया, ए का एक हो गया। अब है सॉरी, ए का एक हो गया। अब माराकैबो झील कहाँ पे है? तो माराकैबो वेनेजुएला में है। तो बी का हो गया तीसरा। उर्मिया झील कहाँ पे है? तो उर्मिया जो झील है वो कहाँ की झील है? ईरान की है कि ईरान की है? तो उर्मिया जो है ईरान की है। तो सी का चौथा और जो है डी का दूसरा हो गया। तो 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 सी वाला सही है। तो इसको याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछता है इस तरह से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 134वें नंबर क्वेश्चन है, स्थानीय पवन और स्थान को बताना है। कौन सा मैच सही सुमिलित नहीं है? तो ब्रिक फिल्टर जो है ऑस्ट्रेलिया में बहती है, ये सही है। आयाल जो है तो फ्रांस में बहती है, ये भी सही है। वर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका में बहती है, ये भी ठीक है। शामल जो है रूस में नहीं है, ये गलत है। इराक में बहती है शामल, इराक में चलती है। तो इसका डी आंसर सही होगा 134वें का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बबल बेबी सिंड्रोम के संदर्भ में निम्न विचार कीजिए। यह एक दुर्लभ आनुवांशिक विकार है। 135वें को बताना है। तो ये बात सही है। इसमें शिशु के शरीर में संक्रमण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती, ये भी सही है। तो इसका दोनों आंसर सही है। तो सी आंसर होगा इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 136वें पर। तो वीवीपैट के बारे में बताना है। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल के बारे में बताना है कि यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ी एक प्रणाली है जो मतदाताओं के वोट को सत्यापित करती है। तो ये बात सही है, गलत है? तो ये बात सही है। देश में वीवीपैट प्रणाली की सर्वप्रथम उपयोग 2019 में लोकसभा चुनाव में किया गया था। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक, ये सही है। वीवीपैट का यूज सबसे पहले 2013 में शायद नागालैंड के लेजिस्लेटिव असेंबली के वोट में किया गया था। नागालैंड में किया गया था, इसलिए दूसरा गलत है, पहला सही है। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अगला क्वेश्चन, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और भारत। उपरोक्त में से कितने देश वैश्विक हिम तेंदुआ पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण कार्यक्रम के सदस्य हैं? तो भाई इसमें सभी चारों हैं, तो डी इसका आंसर होगा। तो हिम तेंदुआ संरक्षण में अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल हैं। तो ये इसका चारों सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। INS काबरा के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो यह भारत का पहला जल जेट चलित युद्धपोत है। इसका निर्माण प्रोजेक्ट 28 के तहत किया गया है। इसका नाम लक्षद्वीप के एक द्वीप के नाम पर रखा गया है। तो केवल एक सही है इसमें।
तो ए सही है इसका। ठीक है, 39वां को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, लंटाना पौधे के संदर्भ में निम्नलिखित में विचार कीजिए। तो यह भारतीय मूल का आक्रामक प्रजाति का पौधा है। ये गलत है, लंटाना भारतीय मूल का नहीं है, तो पहला गलत हो गया। हाल ही में मध्य प्रदेश के मंडला जिले ने लंटाना उन्मूलन एवं प्रबंधन कार्यक्रम चलाया है। तो ये सही है, बी। केवल 2 सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 140 का, इसको याद रखिएगा। 139 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 140 का डी, जो 140 का डी, ए बी सी में कौन सा सही है? तो इसका आंसर लगा लीजिएगा, डी इसका सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो 140 क्वेश्चन का है, 140 क्वेश्चन खत्म हो गया। चलते हैं, मिलते हैं नए टेस्ट सीरीज में। तब तक के लिए नमस्कार।